वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाली हूँ आपके चैप्टर टिश्यूज के बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो जिन बच्चों को उसमें दिक्कत आ रही थी या फिर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना था, दिस वीडियो इज फॉर यू। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म टिश्यू। सबसे इजी क्वेश्चन सबसे पहले आया हुआ। टिश्यू किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स जब ग्रुप बना लेंगे और सारा ग्रुप डिसाइड करेगा कि एक ही काम करना है, दैट इज टिश्यू। याद है ना, टिश्यू चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन पढ़ी थी। सो द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट कंबाइन टू फॉर्म या दैट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन टुगेदर, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। आप भी अपनी एक एनसीईआरटी खोलकर बैठो, उसके साथ एक नोटबुक ले लो जिसमें आप ये साथ साथ अपने आंसर्स लिखोगे। डिफाइन द टर्म टिश्यू, द ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। सारे सेम फंक्शन को ही तो परफॉर्म करेंगे, तभी इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल्स भी सोच लो जरा, कौन कौन से टिश्यू हैं? इतने सारे टिश्यू पढ़ के आए हैं हम। प्लांट्स के भी एग्जाम्पल्स है आपके पास, एनिमल्स के भी एग्जाम्पल्स है। परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। प्लांट और एनिमल टिश्यू दोनों के एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। जाइलम लिख दिया, फ्लोएम लिख दिया, मस्कुलर टिश्यू लिख दिया, कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। कौन से एलिमेंट्स हैं जो जाइलम को बना रहे हैं, उनके नाम लिखने। तो अगर आपको याद हो, जाइलम टिश्यू एक तरीके का कैसा टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का टाइप है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो टाइप से, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का मेन काम क्या था? पानी को ऊपर नीचे पहुंचाना, राइट? पानी को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट्स के अंदर, दैट वाज द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू। अब इसके 4 और एलिमेंट्स थे, अगर आपको याद हो। याद नहीं है तो पहले एक बार वो वाली वीडियो देख लेना जल्दी से, तभी ये बहुत इजी लगेंगे आंसर्स। जाइलम, जाइलम के 4 एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। जाइलम पेरेन्काइमा, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद होगा जाइलम फाइबर्स, उसके बाद होगा ट्रैकिड्स, एंड देन लास्ट एलिमेंट होने वाला है वेसल्स। ये 4 एलिमेंट्स टुगेदर फॉर्म्स द जाइलम, जो कि एक तरीके का कॉम्प्लेक्स टिश्यू था। इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे थे बच्चों? क्योंकि ये 4 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एक और चीज जो आप याद रखेंगे कि जो जाइलम पेरेन्काइमा है, दिस इज द ओनली लिविंग टिश्यू। बाकी 3 इसके अंदर कैसे हैं? डेड। रेस्ट ऑफ दीज 3 आर डेड। जाइलम पेरेन्काइमा इज द ओनली वन जो कि लिविंग है जाइलम के अंदर। ठीक है जी, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या फर्क है? तो जब हमने सबसे पहले डिवीजन पढ़ी थी टिश्यूज की, तो यही तो डिवीजन थी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। देखो, सबसे पहले हमने करा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट के अंदर आ गए थे सिंपल और कॉम्प्लेक्स वन। तो सिंपल टिश्यू वो होते हैं जो अपना फंक्शन एक बार अचीव कर लेंगे और एक ही तरीके के सेल से मिलकर बने हुए होंगे। वेयरएज कॉम्प्लेक्स टिश्यू अलग अलग टिश्यू के ग्रुप से मिलकर बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू अलग अलग ग्रुप के टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। सिंपल टिश्यू एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने हुए हैं। देखो फिर से समझो, यहां अगर आपको याद हो, सिंपल टिश्यू के 3 एग्जाम्पल थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आ गया याद? तो पेरेन्काइमा के अगर मुझे सेल्स बनाने हैं तो मैं कुछ इस तरीके से पेरेन्काइमा के सेल्स बना सकती हूँ या नहीं? राउंड कलर, राउंड शेप के कुछ ऐसे सेल्स थे उसके, राइट? सेम तरीके के सेल्स हैं और टिश्यू बना रहे हैं। इस टिश्यू का नाम है पेरेन्काइमा टिश्यू। पेरेन्काइमा टिश्यू। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे? आप डेफिनेशन में लिखोगे दैट सेम टाइप ऑफ सेल्स
same type of cells are performing the same function, are performing same function, सारे सेल्स मिलकर एक ही फंक्शन कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे आ जाते हैं। ये जो जाइलम और फ्लोएम इससे पहले हमने करा है, तो अगर मैं यहाँ लिखूं जाइलम टिश्यू, तो जाइलम टिश्यू तो 4 अलग अलग तरीकों के सेल्स से मिलकर बना हुआ है। ये हो जाएगा आपका जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स, यहाँ हो जाएंगे आपके जाइलम फाइबर वाले सेल्स, फिर आ जाएंगे आपके ट्रैकेड्स, फिर आ जाएंगे आपके वेसल्स। 4 अलग अलग सेल्स मिलकर सेम फंक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखा है ना आपने सेम टाइप ऑफ सेल्स, यहाँ पर आप लिखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स या different cells are performing the same function, then it is known as complex tissue. For example, xylem. In xylem there are 4 different type of cells which are together performing the same function, that is transportation of water. सेम तरीके से फ्लोएम के भी टाइप से तो लिख लोगे ना। यहाँ पर क्या लिखना है? फंक्शन देखो सेम ही है, यहाँ पे लिखा है सेम टाइप ऑफ सेल्स, यहाँ आपने लिखना है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ऊपर यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया, यहाँ पर भी आपने एग्जाम्पल लिख दिया। नेक्स्ट, differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall. इसके सारे differences important है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल से रिलेटेड डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस के लिए पहले हम यहाँ लिख देते हैं पेरेन्काइमा, यहाँ पर उसने बोला है कॉलेनकाइमा, देन लेट्स राइट डाउन स्क्लीरेनकाइमा। ठीक है, अगर हम सेल्स की बात करें, उसने सेल वॉल बोला है ना, इसके सेल्स होते हैं कुछ इस तरीके से ओवल शेप के, नॉर्मल सी बड़ी सिंपल सी सेल वॉल होती है इसके अंदर जो सेल्यूलोज से बनी हुई है। उसने सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल का डिफरेंस पूछा है ना, तो आप यहां लिख सकते हो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, यहां तक आ जाओ। अब नेक्स्ट वाले पे, पेरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं? ये भी आपके किससे बने हुए हैं? सेल्यूलोज से ही बने हुए, बट थोड़ा सा चेंज होता है इसके अंदर। इनफैक्ट हर बार ना ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि कॉलेनकाइमा और पेरेन्काइमा, इन तीनों की, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको चैप्टर कराते टाइम भी बताया है ये डिफरेंस, अब फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। देखो, इतने सेल्स बनाए आपने, इसमें भी सेल्यूलोज ही है, बट सेल्यूलोज ना कॉर्नर्स पे ज्यादा डिपॉजिटेड होता है। कॉर्नर्स पे सेल वॉल और पेक्टिन भी ज्यादा डिपॉजिटेड होता है। यहाँ देख रहे हो आप भी अपने पेपर में ऐसे कलर पेन का या फिर पेंसिल से ही लेबलिंग करके दिखाओगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ज़्यादा अच्छा एग्जाम लगता है, आपका पेपर लगता है। देखो, यहाँ आपने कॉर्नर्स पे थिकनिंग ज़्यादा कर दी, सेल्यूलोज से ये बना हुआ है, सेल्यूलोज से यही बना हुआ है। यहाँ पर आप क्या पॉइंट लिख सकते हो? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, थिकनिंग्स ऑफ सेल वॉल, थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोज at corners is found। क्या मिला हमें? कॉर्नर्स में सेल्यूलोज की थिकनिंग मिली। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेम अमाउंट से या फिर हर जगह बड़ी स्मूथ सी सेल वॉल है इसकी? बिल्कुल भी नहीं, कॉर्नर्स पे सेल्यूलोज ज्यादा है, इसमें सेल्यूलोज सेम अमाउंट का है। अब आ जाओ स्क्लेरेन्काइमा पे, इसके टिश्यू तो और ही अलग होते हैं, स्पेशल नाम है इसका जो आपको याद रखना है इनके सेल्स के अंदर। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन,
दिस लिग्निन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है, LIGNIN, ये डेड टिश्यू होता है। इसका मेन काम है बाहर की प्रोटेक्शन और सपोर्ट करना। तो प्लांट्स के जो आउटर पार्ट्स होंगे जहां पे सपोर्ट और प्रोटेक्शन की जरूरत है ना, वहां पर स्क्लेरेन्काइमा काम करता है। तो स्क्लेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? इसकी सेल वॉल में कौन सा केमिकल या क्या बोलेंगे केमिकल प्रेजेंट है? लिग्निन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर सेल्यूलोज, इसके अंदर सेल्यूलोज और पेक्टिन, और सेल्यूलोज कॉर्नर्स पे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर लिग्निन प्रेजेंट है जो इसको डेड टिश्यू बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी सेल वॉल बहुत हार्ड होती है, रीजन बीइंग इसको प्रोटेक्शन का काम करना है। अगर यही सॉफ्ट सा टिश्यू होता तो ये प्रोटेक्शन कैसे कर पाता? लिग्निन की वजह से ये डेड टिश्यू बनता है, हार्ड रहती है इसकी सेल वॉल। सो दिस वाज द एग्जांपल, याद कर लेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा की क्या फंक्शंस है? सो स्टोमेटा आर pore-like structures. Pore-like structures present on the leaf. लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। They have guard cells which helps in opening and closing of it. They have guard cells. This point is very important. Guard cells होते हैं इसके पास which help in closing and opening of stomata. Now why these are opening and closing? क्योंकि stomata का main function है exchange of gases. Exchange of which gases? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये गैसेस का अंदर बाहर जाना किसकी हेल्प से होता है? स्टोमेटा की हेल्प से होता है। मान लो ये हो गई लीफ, लीफ के ऊपर माइक्रोस्कोप से हमने देखने की कोशिश करी स्टोमेटा को, और कुछ इस तरीके से हमें स्टोमेटा के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल गए, कुछ ऐसे। नाउ दीज टू आर द गार्ड सेल्स, दीज टू आर द गार्ड सेल्स, एंड दिस इज द पोर जहां से ओपनिंग और क्लोजिंग होगी। गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी भर जाता है ये स्वेल हो जाते हैं, ये वाले गेट्स बंद हो जाएंगे। गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ, ये आपका ये लगा लो क्लोज्ड स्टोमेटा है, ये आपका ओपन स्टोमेटा है। गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी भरा हुआ है तब वो ऐसे स्वोलन दिखते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर से जब पानी निकल गया तब कुछ इस तरीके से पोर्स ओपन हो जाएंगे, गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। सो दिस वाज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ये सारा आप इस तरीके से बनाकर आ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स के आपको डिफरेंसेस बताने और डायग्राम के साथ बनाने, ठीक है। तो चलो सबसे पहले नाम याद करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे वॉलेंट्री मसल फाइबर्स है ना, तो वॉलेंट्री मसल्स। दूसरे थे यहां पर इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, एंड लास्ट वाले थे कार्डियक मसल्स, यानी कि हार्ट वाली मसल्स। तो यहां हम लिख देंगे कार्डियक मसल्स, ठीक है। तीनों टाइप लिखे। नाउ वॉलेंट्री मसल्स का दूसरा नाम बता दो जल्दी से, सोचो। वॉलेंट्री मसल्स का दूसरा नाम क्या था? स्केलेटल मसल्स। These are also called as skeletal muscles क्योंकि ये बोन से अटैच्ड होती हैं। नाम से याद रखना, वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में है। मैं अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे मूव कर रही हूँ, दिस इज द स्केलेटल मूवमेंट। स्केलेटल मूवमेंट यानी कि मैं अपने कंट्रोल में अपने हैंड्स को मूव कर रही हूँ, अपने लेग्स को मूव कर रही हूँ। ये सारी की सारी जो हमारे कंट्रोल में मूवमेंट होती है, दोज आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स या फिर वॉलेंट्री मसल्स। ये वाली मसल्स डायरेक्ट बोन से जुड़ी हुई होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप हो रहा होता है ये काम। फॉर एग्जाम्पल आपने खाना च्यू किया और फिर फूड पाइप में डाल दिया तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपने आप खाना मूव करता रहता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस इनवॉलेंट्री मसल। दीज आर नॉट कनेक्टेड टू बोन्स, दीज आर इनवॉलेंट्री एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हमारी पूरी की पूरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, लंग्स के अंदर जहां भी हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं वहां पर इनवॉलेंट्री मसल्स आ गई। उसके बाद कार्डियक मसल्स तो स्पेशल हार्ट के लिए ही है।
सो आपने इसका नाम रखा स्केलेटल मसल. दीज आर एक्चुअली स्मूथ मसल्स. Why smooth muscle? Because they are not in our control, they are working on their own. Voluntary नहीं है ये, involuntary action है. कार्डियक को हम कार्डियक मसल ही बोलते हैं. चलो आगे देखो, स्ट्रक्चर बनाना है हमें, इसका डायग्राम बनाना है. ये कैसी होती है? लंबी लंबी ऐसे हमें स्केलेटल जैसे हमें क्या बोलेंगे, फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. इसके अंदर एक खास बात जो आपको याद रखनी है, हमें इसके अंदर ना बैंड्स दिखते हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड. ज्यादा मोटा हो गया है तो, बट आप समझ जाओगे, राइट? दिख रहा है यहां पर डार्क फिर लाइट, डार्क फिर लाइट, ऐसी ऐसी स्ट्राइएशंस देखने को मिलती है, इसीलिए इसको स्ट्राइएटेड मसल भी बोलते हैं. स्ट्राइएटेड मतलब स्ट्रिप्स दिखना, बैंड्स दिखना. तो जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें इस तरीके से लाइट और डार्क बैंड्स दिखे. साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, सो इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑल्सो. याद रहेगा बैंड्स वाला. बैंड्स आर एब्सेंट इन दीज मसल्स. और अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं, सो दे आर स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप कैसी होती है? ये तो देखो सिलेंड्रिकल शेप का है. स्पिंडल शेप कुछ ऐसी होती है, आगे से भी थिन, पीछे से भी थिन, सेंटर से थिक. दीज आर एक्चुअली स्पिंडल शेप्ड. They will have only one nucleus. Coming to heart muscles. Heart muscles कैसे ड्रॉ करोगे? ये भी कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर ही होता है, सिलेंडर शेप का होता है. तो कुछ इस तरीके से हम इसको बना देते हैं. हार्ट की मसल्स है ये, ठीक है? इसके अंदर भी हम न्यूक्लियस दिखा सकते हैं. एंड दे आर वेरी स्ट्रेचेबल, वेरी फ्लेक्सिबल. हार्ट का काम क्या होता है बच्चों? इस तरीके से पंप करना कंटिन्यूअसली. तो वहां पर ना हमें स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए. हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे पहले बन जाता है और लास्ट तक कंटिन्यूअसली काम करता रहता है बिना रुके. तो इसकी जो मसल्स होती है काफी स्ट्रॉन्ग होती है. कार्डियक मसल, हार्ट की मसल्स कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे. स्ट्राइएटेड बैंड्स वाली मसल्स, ये हो गई स्पिंडल शेप. इसको क्या बोलेंगे हम? स्पिंडल शेप्ड. इनवॉलंटरी एंड दैट इज अगेन कौन सी शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है. अगर हम बैंड्स की बात करें तो इसमें तो बैंड्स दिख रहे हैं, इसमें बैंड्स नहीं दिखते, नहीं होते इसके अंदर. इसके अंदर होते. बैंड्स आर फाउंड इन कार्डियक मसल्स, बट बहुत क्लियरली नहीं दिखते हैं. जितने इसके अंदर दिखेंगे ना, जितने अच्छे से बैंड्स, उतने कार्डियक मसल्स के अंदर नहीं दिखते हैं हमें. तो ये तो हो गए इसके स्ट्रक्चर, किस तरीके से दिखता है. न्यूक्लियस की बात कर ली हमने. इसके बाद लोकेशन की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पर मिलते हैं. ये सारा हमारे लिम्ब्स में मिलेगा, हैंड्स में, लेग्स में, नेक के अंदर, राइट? जहां भी हम खुद मूवमेंट कर सकते हैं. भाई ये एग्जांपल्स आप खुद बना सकते हो. इनवॉलंटरी हमें मिलता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जहां अपने आप मूवमेंट हो रही है. एलिमेंट्री कैनाल में सब आ गया, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर जो भी फूड की मूवमेंट हो रही होती है. लंग्स के अंदर, ठीक है, जो एग की मूवमेंट होती है फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, वहां भी यही वाली मसल्स प्रेजेंट होती है. कार्डियक मसल्स आर लोकेटेड इन हार्ट, और कहीं नहीं मिलती है. तो ये हो गई इसकी लोकेशन, कहाँ मिलते हैं ये. उसके बाद ये हो गया इनका स्ट्रक्चर जो आपको याद रहेगा. फंक्शन भी आपको याद है, हेल्प्स इन मूवमेंट, हेल्प्स इन ऑटोमेटिक मूवमेंट एंड हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ हार्ट.
ये कंट्रोल में, बिना कंट्रोल में, बिना कंट्रोल में। वॉलेंट्री ये वाली है सिर्फ, ये भी इनवॉलेंट्री है और कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री है। हम थोड़ी रोक सकते हैं हार्ट को, अपने आप कंट्रोल करता है ये, इनवॉलेंट्री। ठीक है, शेप की देखें तो दिस इज ब्रांच्ड, दिस इज स्पिंडल शेप एंड दीज आर अगेन ब्रांच्ड। उसके बाद लोकेशन की बात करें तो लिम्स वगैरह में ये एलिमेंट्री कैनाल और लंग्स के अंदर, ये हार्ट के अंदर। याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इजी लगने वाले हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस। What is the specific function of cardiac muscle? They are involuntary in nature. Their function cannot be stopped by us. Involuntary यानी कि अपने आप काम कर रहे हैं and they will continuously work. They are very stretchable and flexible. Help in pumping of. These are helping in pumping of heart. इसका main function क्या है? These muscles are involuntary and they are helping in pumping of heart, continuous pumping of heart. So वही जो अभी फंक्शन बनाया है, इसमें भी डायग्राम बना देना जो अभी इससे पहले बनाया है। ये फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हमने सारे पॉइंट्स उसमें ही कवर कर लिए थे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्राइएटेड बैंड्स वाले, अनस्ट्राइएटेड इनवॉलंटरी जिसमें आपको बैंड्स नहीं दिखेंगे, कार्डियक हार्ट वाली मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट एंड लोकेशन इन द बॉडी। तो सेम क्वेश्चन है, फिर से कर सकते हो आप इसको। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। न्यूरॉन का डायग्राम आपको बनाना है, तो चलो बनाते हैं। सेल, एक सेल ही तो है तो न्यूक्लियस तो होगा, तो सबसे पहले इस तरीके से सर्कल बना लिया करो, न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद हम इसके बाहर बनाएंगे इसका जो साइटोप्लाज्म है ना, और सेल में हम कैसे बना देते हैं, ऐसा एक सर्कल बना देते थे। इसका साइटोप्लाज्म इतना सीधा नहीं होता, उसमें से ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन है। इन एक्सटेंशंस को क्या बोलते हैं हम? डेंड्राइट्स। ये जो साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हो गया है उनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब एक ऐसा डेंड्राइट होगा जो सबसे लॉन्ग होगा, यही डेंड्राइट सबसे ज्यादा लॉन्ग होता है इस तरफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। सबसे लंबा डेंड्राइट इज नोन एज एक्सॉन। और यहां पर ये एक्सॉन कुछ इस तरीके से एंड कर रहा होता है खुद को। ये जो इस तरीके से ड्रॉ कर दिया ना, इसको आप नाम दोगे नर्व एंडिंग। क्या नाम देंगे इसको? नर्व एंडिंग, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन या नर्व सेल खत्म हो रहा है। न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? नर्व सेल। तो यहाँ पर नर्व सेल खत्म हो रहा है तो नर्व एंडिंग। यहाँ पर इसकी सेल का स्ट्रक्चर है, सेल का हेड है एक तरीके से, तो ये हो जाएगी आपकी सेल बॉडी। ये आपका लिख दिया हमने यहाँ पर न्यूक्लियस, एंड ये सारा जो आपका स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। लेबलिंग करनी है बहुत अच्छे से, ये डायग्राम बनाकर आना है तभी मार्क्स मिलेंगे। अब ये तो हो गया आपका न्यूरॉन। एक और चीज जो इसमें देखनी है, अभी जो एक्सॉन बनाया है ना दैट इज नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड क्यों बोल रहे हैं अभी बताती हूँ। कभी कभी एग्जॉन्स के अंदर या मोस्टली एग्जॉन्स के अंदर ना ऐसी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, एक शीथ प्रेजेंट होती है। इस शीथ का नाम है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ है, ठीक है, ये एक्सॉन को प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर माइलिन शीथ है तो हम इसको बोलेंगे माइलिनेटेड, अगर माइलिन शीथ नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन माइलिनेटेड। दिस वॉज योर डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम लिखा है ना, तो आपको बड़े अच्छे से डायग्राम बनाना है। एक्सॉन आपने लिख दिया, माइलिन शीथ भी बना दी, यहाँ पर नर्व एंडिंग बना दी। बस सिर्फ इतना सही है, ये डायग्राम इतना ईजी है। जितना फेयर बना के आओगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट इज नेम द टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। हमारे माउथ के अंदर लाइनिंग में कौन सा है? स्क्वामस
एपिथीलियम, स्क्वामस एपिथीलियम टिश्यू। एनसीईआरटी खोल के बैठोगे तो सब याद आ जाएगा कि कौन से टिश्यू का क्या फंक्शन था। तो स्क्वामस एपिथीलियम पतली लाइनिंग वाला जो था, बिल्कुल फ्लैट सेल्स जिसके प्रेजेंट थे, स्क्वामस। उसके बाद टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस, मसल और बोन को कनेक्ट करने वाला कौन सा था? टेंडन्स। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट टिश्यू दो बोन्स को जॉइंट्स पे जोड़ देता है। टेंडन्स जो है मसल और बोन को कनेक्ट करता है। देन नेक्स्ट वन, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, फ्लोएम, फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला फ्लोएम था, और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन सा था? जाइलम। उसके बाद टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, जो हम इतने मोटे हो जाते हैं तो स्किन के जस्ट नीचे ना जो टिश्यू मिलेगा जिसमें सारा फैट स्टोर्ड है, दैट इज एक्चुअली एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। उसके बाद नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है, बट उसका मैट्रिक्स कैसा है? फ्लूइड जैसा। अगर आपको टिश्यू याद हो, कनेक्टिव टिश्यूज याद हो, तो उसका एक मैट्रिक्स हो सकता था। मैट्रिक्स या तो लिक्विड होता है या फिर सॉलिड होता है या जेली जैसा होता है। जैसे अगर बोन की बात करें तो वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसका मैट्रिक्स सॉलिड है, काफी हार्ड है। और ब्लड की बात करें तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, बट बोन और ब्लड एक जैसे एक ही टाइप के टिश्यू कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैट्रिक्स का फर्क है। बोन के अंदर लिक्विड मैट्रिक्स है, सॉरी ब्लड के अंदर लिक्विड मैट्रिक्स है, और बोन के अंदर लिक्विड मैट्रिक्स है क्या? नहीं, उसके अंदर सॉलिड मैट्रिक्स है। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, नर्व टिश्यू या नर्व सेल, नर्व टिश्यू ही लिख लेंगे। नर्व टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, दैट्स इट। बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे ये तो। आगे आ जाओ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। स्किन के अंदर कौन सा होता है? अगेन स्क्वामस एपिथीलियम। स्किन के अंदर कौन सा होगा? स्क्वामस एपिथीलियम। बट सिर्फ क्या एक लेयर होगी? याद करो, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने लिखा था स्ट्रैटिफाइड, एक के ऊपर एक लेयर डिपॉजिटेड है। स्किन की बात कर रहे हैं ना हम, तो स्किन के ऊपर तो काफी ज्यादा हमें प्रोटेक्शन की लेयर की जरूरत पड़ेगी, तो लेयर्स एक के ऊपर एक कुछ इस तरीके से डिपॉजिटेड थी, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम दैट इज प्रेजेंट इन स्किन। देन नेक्स्ट इज बार्क ऑफ ट्री। ट्री के बाहर कौन सा है? कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, यही प्रेजेंट होता है बाहर बार्क ऑफ ट्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बोन। बोन के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। बोन कौन सा टिश्यू है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू। बोन इज एक्चुअली इटसेल्फ अ कनेक्टिव टिश्यू। सारी हमारी बॉडी को होल्ड करके रखा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है सारे ऑर्गन्स को। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। किडनी ट्यूब्यूल के अंदर होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू याद है, उसके अलग अलग टाइप से। अगर हम स्किन की बात करें तो उसके अंदर है स्क्वामस एपिथेलियम, और अगर हम किडनी की बात करें, किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उसके अंदर जो आपको टिश्यू मिलेगा दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। शेप को देखते हुए ये नाम रखा गया है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल शेप याद है ना? क्यूबॉइडल शेप के सेल्स होते हैं जो कहाँ मिले हमें? किडनी के अंदर मिले क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर उसने पूछा है वैस्कुलर बंडल, तो वैस्कुलर बंडल कौन सा टिश्यू होगा उसके अंदर? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम, तो कौन से टाइप का टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। वन वर्ड आंसर्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे ही आपका चैप्टर और ज्यादा डिटेल में रिवाइज होने वाला है। आगे देखो, नेम द रीजन्स इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। तो पेरेन्काइमा टिश्यू प्लांट की स्टेम और रूट की स्टेम की ना पिथ में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन पिथ of stem
and roots. पिथ क्या होता है? अगर स्टेम है ना, उसके सेंटर में बीच में जाकर जहां सॉफ्ट स्पंजी सा टिश्यू होगा, दैट इज पेरेन्काइमा. इसके फंक्शन से याद कर लेना ना. ऑल्सो अगर हम बात करें क्लोरेनकाइमा की, क्लोरेनकाइमा, वन सेकेंड, क्लोरेनकाइमा, क्लोरोफिल वाली स्पेलिंग, दिस इज योर क्लोरेनकाइमा टिश्यू. क्लोरेनकाइमा यानी कि क्लोरोफिल कंटेन करने वाला टिश्यू. इट विल बी फाउंड इन द लीव्स. सो ये भी एक लोकेशन है. पेरेन्काइमा का टाइप है क्लोरेनकाइमा, दैट इज फाउंड इन द लीव्स. एक और था क्लोरेनकाइमा के साथ, अगर आपको याद हो, एरेनकाइमा टिश्यू. ये नेचर में लिविंग होते हैं. एरेनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स, और एक्वेटिक प्लांट्स की लीव्स में होगा क्योंकि वही उसको फ्लोट कराने में हेल्प करता है. तो एरेनकाइमा टिश्यू इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, देन क्लोरेनकाइमा इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा. सो नेम द रीजन्स इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स. अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो एपी का मतलब क्या होता है? हमेशा आउटर. ऐसे ही लिख कर आया करो अपने एग्जाम्स में. और डर्मिस आया है डर्म से, जिसका मतलब होता है स्किन. ठीक है, आउटर स्किन. सो व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स? ऑफ कोर्स बाहर वाली स्किन है, तो इसके मेन क्या रोल होने वाले? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स. सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. क्या उनके सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होंगे? एपिडर्मिस का काम है प्रोटेक्शन करना. सेल्स के बीच में अगर स्पेसेस आ गए तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एंटर कर सकते हैं सेल के अंदर. सो आप लिखेंगे हैज नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, हैज नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. For the complete protection, this is the only role of epidermis जो उसको completely protect करके रखता है. आगे देखिए, next question, how does cork act as a protective tissue? If you remember, cork is the dead layer in plants. Cork is the dead layer. इसका function क्या है? It is the secondary growth first of all. It is the secondary growth in plants. It helps in, again, protection का ही काम है इसका. It helps in protection of plants. Next point that you are going to add is it has suberin. अब ये सुब्रिन किस में हेल्प कर रहा होगा? इट हैज सुब्रिन, याद रखना इसको. ठीक है, इसकी डिपोजिशन होती है दैट मेक्स इट टफ और रिजिड, जो इसको टफ बना लेगा और रिजिड बना लेगा, जिससे प्लांट जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए. And it has suberin that makes it tough and rigid. आगे ही लिख देते हैं that will make it impervious. Impervious मतलब अलाउ नहीं करेगा. That will make it impervious. किससे बचाना है हमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, गैसेस से, एक्स्ट्रा वाटर से. So that will make it impervious to gases and वाटर. देखो, जब प्लांट, क्या लिखा है? सेकेंडरी ग्रोथ है. सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है? जब प्लांट ने अपनी हाइट वाइट अचीव कर लिया, वो बहुत सालों तक जिएगा, बट उसका सारा फंक्शन परमानेंट हो चुका है. सिर्फ पानी और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना है. तो बाहर वाली जो बार्क हम देखते हैं जो इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है, दैट इज एक्चुअली कॉर्क. वो अंदर वाले सॉफ्ट पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है एक तो. सेकेंडली उस सुब्रिन से बना हुआ है, ये सुब्रिन ही है जो सेल के बीच में बिल्कुल स्पेसेस नहीं देगा
एंड वाटर और गैसेस उससे डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते. सो मेन काम है प्रोटेक्शन का. कैसे प्रोटेक्शन मिल रहा है? सुब्रीन की वजह से मिल रहा है. एंड इट इज द सेकेंडरी ग्रोथ, बाद में इसकी ग्रोथ होती रहती है. आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका फ्लो चार्ट आया हुआ है, बहुत इजी है. सबसे पहले डिवीजन हुआ सिंपल और कॉम्प्लेक्स का. सिंपल के कौन कौन से टाइप थे? पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, और यहां पर आ जाएगा आपका थर्ड वाला स्क्लेरेन्काइमा, डेड वाला जो था, राइट. और कॉम्प्लेक्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? यहां पर कॉलेन्काइमा नहीं आएगा, इसको देखो. कॉम्प्लेक्स के कौन कौन से टाइप थे आपके? जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है ना, रहेगा याद, जाइलम एंड फ्लोएम. सो अपनी एनसीईआरटी में अभी इस फ्लो चार्ट को फिल कर लो. आई थिंक दैट्स इट. यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. टिश्यू चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए. आई होप आपको समझ आया होगा. सारे क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करो. जितनी बार रिवाइज करोगे ना जल्दी से, हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा. वी विल सून कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.